बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम ये थर्ड लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 2 का और आज कोशिश करते हैं कि इसको फिनिश करें। आज की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़े की चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनको पढ़ने का, क्योंकि मैं एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ कि इसमें चीज़ें हैं क्या, मैंने समझाना क्या है बच्चों को। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें 2.7 टॉपिक है हमारा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। यानी अभी तक जो हम मोशन को पढ़ते आ रहे हैं, मूवमेंट को, हरकत को, तो उसको अब जाहिर है वैसे तो हमने इक्वेशनें बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, वैसे समझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं इसको ग्राफ के थ्रू भी शो करा सकते हैं। ग्राफ का मतलब ये है कि उसकी डायग्राम बनाई जा सकती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के, डायग्राम बना के उसके थ्रू भी हम उसको शो करा सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने, ये उसने ग्राफ पेपर एक लिया भी हुआ है, ये आपको बुक स्टोर से मिल जाता है ग्राफ पेपर। ना भी हो तो हम वैसे ही कॉपी पे भी बनाते होते हैं, और ज़्यादातर हमने कॉपी पे ही बनाना है। पेपर में भी जब आना है तो जो पेपर की जो आंसरिंग शीट हमारे पास होती है, हम उसके ऊपर ही बनाते हैं। और ये सीधा सीधा काम होता है, 2 लाइनें लगानी होती है और हम एक सूटेबल स्केल लेके तो बना देते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। लेकिन बहरहाल यहाँ उसने ग्राफ पेपर भी दिया है, क्योंकि उसके अंदर भी देखें छोटी छोटी लाइनें होती हैं। वो अपने वाले पेज के ऊपर तो हमने खुद से लगानी होती है ना, अंदाजन लगानी होती है। तो यहाँ पे ज़रा परफेक्ट किस्म की चीज़ बनती है। सो इसको देखे पढ़ते हैं। अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम। ग्राफ क्या है? एक पिक्चर वाली डायग्राम है, तस्वीर वाली डायग्राम है। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें सीधी लाइनें होती हैं, जैसे एक्स एक्सिस सीधी लाइन है, वाई एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन होती है। आर अ कर्व, और उसके अंदर वो जो एक सीधी लाइन भी ड्रा होती है और कर्व भी बनती हैं। जैसे यहाँ पे जो है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो मे भी ऐसे सीधी लाइन बने, या कर्व की शक्ल में ऐसे करके वो टेढ़ी होके भी जाए तो वो भी बन सकती है। ग्राफ है ना, ग्राफ किसी भी चीज़ का बन सकता है, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है, मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, ax प्लस बी वाली, वो सीधी लाइन बनती है। जहाँ पे क्वाड्रेटिक होती है, 2 दर्जी फॉर्म मैथ के अंदर, तो वो उसकी कर्व की फॉर्म में बनती है। बहरहाल अब ये अगली चीज़ है। तो आर अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप, असल बात ये है कि जो ताल्लुक को शो कराएगी बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज, 2 चीज़ों के दरमियान। और वो 2 चीज़ें कैसे होती हैं कि एक चीज़ हम एक्स एक्सिस के गिर्द शो करा देते हैं, एक चीज़ हम वाई एक्सिस के गिर्द शो करा देते हैं। तो वो 2 चीज़ों का आपस में एक ताल्लुक जो है, किस तरह का ताल्लुक है, वो हमें यहाँ पे ग्राफ से पता चल जाता है, और वही आपको आगे वो समझाएगा। तो पहले तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो याद कर लेनी है, ठीक है। अब जाहिर है डेफिनेशन जहाँ बनती है हम उसको ब्रैकेटों में कर रहे हैं। यूजुअली वी ड्रा, अब जाहिर है यहाँ तफसील बताएगा, वी ड्रा अ ग्राफ ऑन अ पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन। यही वो बात कर रहा है कि आमतौर के ऊपर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ये बनाते हैं जिसमें पहले से ये लाइनें शाइनें लगी होती हैं। जनरली एवरी 10th लाइन इज अ थिक लाइन। और देखें ना, इसके अंदर ये और छोटी छोटी लाइनें हैं। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये जूम, ये देखें, ये देखें ना, एक्स एक्सिस हमने बनाया, ये वाई एक्सिस, तो इसमें भी देखें डिब्बे हैं। तो हर 10वीं लाइन जो है वो कह रहा है कि ये बोल्ड होती है, बड़ी होती है। देखें ये वाली जो लाइन है, जिस जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये बोल्ड है, और आगे से ये ज्यादा बोल्ड है। तो इनके दरमियान देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बनते हैं। और जो 5वीं लाइन है वो भी हल्की सी उसने गाड़ी की होती है, बाकी थोड़ी सी वो डाटेड है। तो हर कहते हैं हर 10 लाइनों के बाद जो है उसने बोल्ड उसको किया हुआ है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाने के लिए, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस, 2 म्यूचुअली मतलब आपस में, और परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखें एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। ये जो हमने एक्स एक्सिस ये वाली लाइन ड्रॉ की है और ऊपर से ये वाई वाली लाइन ड्रॉ की है, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ 90 का एंगल वो बना रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और ये थिक हैं, जाहिर है मोटी लाइन हम बनाते हैं। एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, डेफिनेटली ये उनका हमने नाम रखा है क्योंकि एक्स एक्सिस जो है एक्स ओ एक्स है और ये वाई ओ वाई है, या खाली वाई वाई डैश भी हम इसको कह सकते हैं। तो आर सिलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर, वो हो गया। द पॉइंट वेयर द 2 एक्सिस इंटरसेक्ट, वो नुकता जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, इज
नोन एज ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसको ज़रूर हमें याद करें। तो देखें जहाँ से वो क्रॉस हो रहे हैं इस जगह से, तो इसको हमने ओरिजिन कहना है, ठीक है ना, जाहिर है कि इसका नाम है। पॉजिटिव वैल्यूज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये सारा वही है, मैथ की चीज़ें हैं कि अगर हमने प्लस की वैल्यूज शो करानी है तो ये प्लस वाला एक्स एक्सिस जो है वो इस साइड पे है, माइनस ये जो डैश वाली चीज़ है वो माइनस की है, तो माइनस वाली हमारी जो एक्स की वैल्यूज हैं वो इधर को होंगी। पॉजिटिव वाई जो है वो ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव वाई जो है वो नीचे की तरफ होता है। यही वो बातें उसने लिखी हुई हैं। आगे कहते हैं नॉर्मली, ये जो याद करने वाली है, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। कहते हैं जब हम ये ग्राफ बनाते हैं ना, तो सारे दो चीज़ों का रिलेशन बना रहे हैं ना, तो कोई भी दो चीज़ें हैं, तो जो हमारी इंडिपेंडेंट चीज़ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आती है, आज़ाद चीज़। क्योंकि दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक है, तो वो कैसे होता है, एक के चेंज होने से दूसरी चेंज हो रही होती है, ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू 2x + 5 है, तो x की वैल्यू को चेंज करने से फिर y की वैल्यू चेंज होती है आगे से, ठीक है ना। तो y डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि x जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, वो आगे से किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, हम खुद ही उसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। लेकिन x के चेंज होने से चूंकि y चेंज हो रहा है, तो y को हम कहते हैं ये डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है x के ऊपर। तो इसलिए जो डिपेंडेंट है उसको हम y एक्सिस के ऊपर लेते हैं, इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे करके, हॉरिजेंटल जो लाइन है। तो ये बात उसने की ही है, तो इसको भी आपने एक किस्म का याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सो अब देखें एग्जाम्पल भी साथ दे रहा है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन डिस्टेंट टाइम ग्राफ, जो पीछे हमने बनाना है नीचे भी ग्राफ, कि जिसमें एक तरफ डिस्टेंस होगा, फासला होगा, एक तरफ टाइम होगा। तो उसमें कहते हैं जो टाइम है ना टी, वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम को चेंज करके हम देखते हैं कि अगले 5 सेकंड के बाद हम कहाँ होंगे, कितना फासला तय किया होगा, ठीक है। तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। और ये जो हमारा फासला है एस जो है, एस से शो कराते हैं फासले को, तो वो हम चूंकि वो डिपेंड कर रहा होता है टाइम पे, तो उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। और ये जाहिर है अभी आगे हमने करना है। और इस सारे को करने से पहले वो कहता है कि हमने हमेशा क्या करना है, एक सूटेबल वो स्केल ले लेना होता है। पीछे भी हमने ये बात की थी, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं और समटाइम छोटी भी होती हैं, तो उनको अपने पेपर के हिसाब से, पेज के हिसाब से ज़रा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे किया इसको। तो ये बहरहाल थोड़ी सी थ्योरी है, तो इसमें जो डेफिनेशन याद करनी है, ग्राफ की डेफिनेशन याद कर लें, ये जो ओरिजिन है वो कहाँ होता है ये आपको होना चाहिए, किधर को इंडिपेंडेंट और किधर को डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और इसको बनाते हुए हमारे पास एक प्रॉपर स्केल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये ऊपर जो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब ग्राफ बनाना है तो किसका बनाना है। पहले तो था ना कि ग्राफ कैसे बनाना है, अब किसका बनाना है और बना के दिखाना भी है, ईजी काम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वक्त का और फासले का ग्राफ। उर्दू मीडियम भी ज़ाहिर है बाज़ बच्चों ने पढ़ना है, तो ऐसे समझ लिया करें, अपनी किताब से याद कर लिया करें। उर्दू वाली ज़ाहिर है आनी है, अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उर्दू मीडियम भी आनी है। तो डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ, अब ये सारा लिखा हुआ है, लिखे को छोड़ दे, आप ये टेबल देखें। एक तरफ टाइम की वैल्यूज़ हैं और एक तरफ डिस्टेंस की वैल्यू है, कि जब टाइम 0 था तो ज़ाहिर है डिस्टेंस फासला भी 0 है, हमारी गाड़ी रुकी हुई है। अब टाइम 1 मिनट हुआ है, ये मिनट्स में है, 1 मिनट हुआ है तो हमने कितना फासला तय कर लिया, 1.2 किलोमीटर्स। 2 हुए हैं टाइम मिनट, अरे 2 मिनट हो गए हैं, अगले मिनट में फिर 2.4 पे पहुंच गए हैं, 3 मिनट होने के बाद 3.6 पे, 4.860। अब देखें हर दफ़ा डिस्टेंस भी, जैसे टाइम एक एक दर्जा बढ़ रहा है, एक एक मिनट बढ़ रहा है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी हर दफ़ा 1.2 ही बढ़ रहा है। देखना 1.2, फिर आप 1.2 में 1.2 ऐड करें 2.4, फिर और 1.2 करें 3.6। तो ये हर दफ़ा 1.4 बढ़ रहा है ना, तो ये प्रॉपर एक बड़ी अच्छी एक सीधी लाइन बनेगी ऐसे करके स्ट्रेट, क्योंकि इनमें बिल्कुल एक जैसा गैप है हमेशा। तो ये अभी ज़ाहिर है वो इसीलिए वो आपको ये एक केस बना के दिखा रहा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले इसका ग्राफ देख लें, ठीक है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस आ गया ना हमारा, ये नीचे ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, और इसमें देखें मिनट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसने 1 2 3 लिखा हुआ है। और अगेन इसी ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये उसका फासला है, डिस्टेंस है, और 0 के बाद 1.2 2.4, और देखें बिल्कुल प्रॉपर गैप है। मतलब 0 के बाद जब 1.2 आना है तो उतना ही गैप है जितना 1.2 और 2.4 के बीच में, फिर 2.4 और 3.6 के बीच में भी उतना ही गैप है।
और ये गैप मेंटेन करना होता है। ये तो ग्राफ पेपर पे तो मेंटेन करना इजी है, क्योंकि आपने एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, क्योंकि आपको वो लाइनें नज़र आ रही हैं आगे, ठीक है, वो लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आम पेज के ऊपर नहीं नज़र आती, तो फिर खुद ही प्रॉपर अंदाज़ा लगा लेना कि बस इतना इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। और ये नीचे भी उसने एक एक मिनट जो है वो शो करवाया हुआ उस तरह से। और इनका देखें ना, अब 0 के ऊपर 0 था, तो ये देखें ये वाली पोजीशन बननी है। 1 मिनट के ऊपर 1.2 है, तो इधर से 1 मिनट, इधर से 1.2, इनको आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो देखें आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है। फिर 2 के ऊपर 2.4 है, तो वो यहाँ पॉइंट, एंड सो ऑन। अब ये जो पॉइंट मिलेंगे इनको आप स्केल रख के ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, फुटा रख के, तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है एक किस्म का ये एक ग्राफ है, तो ये मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ जो मैंने गंद इस पर लगाया है, ठीक हो गया। अब जो स्टेप्स होते हैं वो एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि आगे हर दफ़ा यही स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप वो कहता है टेक टाइम t अलॉन्ग x एक्सिस एंड डिस्टेंस s अलॉन्ग y एक्सिस, वो हमने बात कर ली। सेलेक्ट सूटेबल स्केल, स्केल बना लें। अब स्केल क्या है कि जी 1 मिनट टाइम के तरफ जो है 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स बने हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप है ग्राफ पेपर का वो सेंटीमीटर का है, तो ज़ाहिर इधर को भी वो सेंटीमीटर ही है। तो फिर टाइम की तरफ हमने कहा है कि 1 मिनट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो वो हमारा जो है वो क्या है, किलोमीटर वाली जो साइड है डिस्टेंस वाली, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1.2 के, क्योंकि हमने 1.2 पढ़ा हुआ है ना, तो वो 1.2 के बराबर है। तो ये देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.2। ये हम कहते हैं कि हम उनका स्केल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या बना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या बना है, तो वो हमने ऐसे बना लेना है। द ग्राफ पेपर शोन हेयर इज नॉट टू स्केल, वो ठीक है, उसको छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वो बता रहा है कि डिस्क्लेमर दे रहा है कि हमने जो ग्राफ बनाया हुआ स्केल के हिसाब से नहीं है, लेकिन हमने ज़ाहिर प्रॉपर बनाना है उसको। इसको इस लाइन को काट दें, पढ़ना ही नहीं है आपने इसको। नंबर 3 ये है कि मार्क द वैल्यूज ऑफ ईच बिग डिवीजन अलॉन्ग एक्स, फिर वही बात करता है कि आप वो वैल्यूज लगा लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे 1 2 3, जैसे 1.2 2.4, वो वैल्यूज लगा लें। नंबर 4 में कहता है प्लॉट ऑल पेयर ऑफ वैल्यूज, और जब लगा लेंगे तो 1 के अगेंस्ट 1.2 आता है, वो ऐसे लिखें और वो मिला लें। असल में वो सारी बातें जो मैंने आपको जुबानी बता दी है ना, ये उसने नंबर्स बना के बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो इस तरह से बन जाता है और ये एक सीधी लाइन बनती है। असल चीज़ याद रखनी है, सीधी लाइन बनी है। अब कहता है एक और एग्जाम्पल देखें, अभी भी टाइम है आपके पास और उसी तरह साथ ही उसके डिस्टेंस भी है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। 0 पे 0 है। अब देखें टाइम को देखें, हर दफ़ा 1 मिनट ही बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस को देखें, पहले 0 था, अब है 0.2 0.24, अब 2 मिनट में जाके क्या हो गया, 0.9 हो गया। 0 से पहले 0.2 हुआ है, कम हुआ है थोड़ा सा, 0 से 0.2, अब 0.2 से जंप मार के 0.9 पे चला गया, बढ़ गया, एकदम से ज़्यादा बढ़ गया। 0.9 से 2.1 पे और स्पीड तेज़ हो गई है उसकी, फिर 3.8 और तेज़ हो गई है, 3.8 से 6 और तेज़, यानी हर अगले मिनट में पिछले मिनट से स्पीड तेज़ कर रहा है। अब जब वो तेज़ करेगा ना, तो फिर इसका जो ग्राफ बनना है ना, ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं, ऐसे करके, क्योंकि फिर वो स्पीड तेज़ होती जा रही है ना, सीधा नहीं रहेगा। पिछले में ग्राफ बिल्कुल सीधा गया था, क्यों? क्योंकि हर मिनट में उतना ही फासला हम तय कर रहे थे, तो ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, चाहे इधर हो चाहे इधर, लेकिन लाइन सीधी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो ऐसे करके मैं बना नहीं पा रहा, ठीक है, जैसे उस पर बनाया है, क्योंकि पहले आहिस्ता और फिर उसने ऐसे जैसे उंगलियां तेज जा रही हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते जाना है, तो वो ये शेप बननी है। तो ये देखें, इसको हमने ग्राफ किया है। अब देखें उसने ग्राफ पेपर भी नहीं लिया और ऐसे ही बना दिया है। वही एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 1 2 3 उसके मिनट्स हैं, और इधर से देखें 0 से, अब देखें प्रॉपर फासला रखा हुआ है उसने, 0 से 1 1 से 2 1 से 3 4 5 6, वो एक एक का गैप छोड़ा हुआ है, गैप उतना ही रखना है। अब देखें 1 मिनट पे वो 0 है, जैसे उसने डॉटेड डॉटेड मिलाया हुआ, ये पॉइंट आता है उसका। 2 के ऊपर 1 से हल्का सा पीछे 0.9 था ना, तो 2 से यहाँ पे आके वो पॉइंट मिलता है। 3 के ऊपर 2 से थोड़ा ऊपर था, तो वो ये पॉइंट देखें ना, इधर से ऐसे, ये देखें 2 से हल्का सा ऊपर है। चौथे मिनट पे वो 4 से थोड़ा सा नीचे था, तो ये देखें, तो वो ये पॉइंट मिल रहा है, फिर ये पॉइंट मिल रहा है। अब जब ये पॉइंट जो मैंने ब्लू ब्लू बनाए हैं, आप क्या देख सकते हैं कि इनको आप एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर सकें? फुट्टा रख के आप कैसे इसको लगा सकते हैं? लगा ही नहीं सकते। तो फिर इसको हम फ्री हैंड बनाते हैं,
ठीक है ना, ऐसे करके ये जा रहा है जी, ये जा रहा है। तो फ्री हैंड बनाएंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी स्पीड ऊपर की तरफ करनी पड़ती है ऐसे, ठीक है। तो फिर ये वाला जो है ये आपको बता रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं रह रही, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये इसमें फ़र्क था पिछले वाले में और इस वाले में। और एक और वो बताएगा कि जिसमें वो स्पीड कम होती है, ठीक है। देखें टाइम वही 0 1 2 3 4 5 एक मिनट का। डिस्टेंस पहले 0 पे 0 है, गाड़ी रुकी हुई है। पहले मिनट में वो 2 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया। अब अगला जो सेकंड मिनट आता है उसमें टोटल कितना हो रहा है 3.1, 2 से 3.1। पहले उसने कितना ट्रैवल किया 2 किलोमीटर पहले मिनट में, दूसरे मिनट में 1.1 कर रहा है क्योंकि 2 से 3.1 1.1 ही बनता है। फिर 2 से जब तीसरे मिनट में जाता है तो 3.1 से 4.0, ये 0.9 बन जाता है किलोमीटर। यानी हर दफ़ा कम 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 हो रहा है। अब इसका जब ग्राफ बन रहा है तो वो देखें वो किस तरफ का बन रहा है, ठीक है। वही 1 2 3 4, इधर से देखें 1, यहाँ उसने 1 से ले लिया, ठीक है। वो 0 से स्टार्ट नहीं किया तो उसने 1 यहाँ ओरिजिन पे ले लिया। कर सकते हैं ऐसे बाज़ औक़ात। तो पहले मिनट के ऊपर जो है उसके 2 किलोमीटर थे, तो पहले के सामने देखें यहाँ 2 किलोमीटर में आपने आ जाना है। सेकंड जो मिनट था उसमें वो 3 से थोड़ा सा ऊपर था 3.1, तो ये देखें वो थोड़ा सा उससे ऊपर है तो यहाँ पे वो बनेगा। तीसरे मिनट के ऊपर वो एग्जैक्टली 4 था, वो यहाँ पे। चौथे पे जो है वो 4 पॉइंट समथिंग था और पाँचवें पे वो 5 किलोमीटर पे पहुँच जाता है वो। तो आप देखें अगेन वही बात है, जब इसको आपने ऐसे ग्राफ करना है तो स्ट्रेट लाइन से आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको फिर अगेन कर्व्ड बनानी पड़ेगी, तो ये इस तरह से हो जाती है। और एक आखिरी लास्ट केस उसने और बनाया हुआ है कि आप अगर गौर करें तो हर दफ़ा डिस्टेंस 1.2 1.2 1.2 ये हर दफ़ा। अब सोचें ज़रा कि क्या हो कि 0 मिनट पे भी आप 1.2 किलोमीटर आप अपनी जगह से चले और 1 किलोमीटर और आगे से 200 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया, रुक गए वहाँ पे। अब अगले एक और मिनट के बाद भी आप वहीं हैं 1.2, उसके बाद भी वहीं हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने एक जगह डेरे पे जाके ब्रेक लगा दी है, ये गाड़ी आपकी ख़राब हो गई। अब अगले मिनट चलते जा रहे हैं और अब आप चल नहीं रहे, आपकी गाड़ी चल नहीं रही, इसलिए तो आपका डिस्टेंस वहीं का वहीं है, ठीक है। तो ये देखें कैसे मज़े की बात आ जाती है। तो डिस्टेंस का वहीं रहने का मतलब ये है कि यू आर स्टेशनरी, आप रुके हुए हैं, आप चल नहीं रहे। और इसकी जब ग्राफ बनेगा तो वो देखें हर दफ़ा 1 के ऊपर देखें इधर से 1.2 वो ये नुक्ता बनता है। दूसरे मिनट पे भी वो ज़ाहिर है वहीं का वहीं है, 1.2 के सामने ही बनना है, 3 के सामने भी। तो इसका एक बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन बन जाती है, स्ट्रेट होगी सीधी, क्योंकि हर दफ़ा उतना ही है, 0 0 0 0 फासला इंक्रीज हो रहा है। तो फिर इसलिए बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी लेकिन हॉरिजेंटल बनेगी। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि ये चीज़ रुकी हुई है। ये सारे पढ़ने का मकसद ये है कि हमें जिस तरह का मर्जी शॉर्ट सवाल आ जाए, MCQ आ जाए, हम उसको आंसर दे सकें, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें इस तरह से रेडी होती हैं, तैयार होती हैं। अब देखें ग्राफ तो बनाना हमने सीख लिया कि ग्राफ बनाते कैसे हैं और ग्राफ जो बना हुआ है वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। लेकिन अब एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब ये जो लफ्ज़ है ना ग्रेडियंट का मतलब बेसिकली स्लोप होती है। अब आपको पता है कोई भी लाइन जब बनाई जाती है ना, अगर एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, एक लाइन ऐसे भी हो सकती है और एक बिल्कुल सीधी भी हो सकती है। तो सब में डिफरेंस है, फ़र्क है तो सीधी लाइन है, लेकिन उनकी स्लोप में फ़र्क है। स्लोप आपके ज़हन में आना चाहिए, जैसे वो बाग में जाते हैं, पार्क में जाते हैं और वहाँ स्लाइडें बनी होती हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे इस तरह की स्लोप बनी हो स्लाइड की, तो क्या हाल है, बच्चा अगर यहाँ बैठेगा इस जगह पे तो क्या वो मूव कर सकेगा नीचे, ठीक है। वो तो बेचारे को खुद ही घसीटियाँ लेनी पड़ेंगी नीचे की तरफ आने में, क्योंकि वो स्लोप ही नहीं है इतनी। लेकिन जब ये वाली स्लोप होगी तो बच्चा तेज़ी के साथ नीचे आएगा, और ये वाली जो है ये तो कभी होगी नहीं स्लोप इतनी, क्योंकि ये तो एकदम से आप धड़म नीचे ही गिरेंगे, वो घसीटी तो लेंगे ही नहीं उसके साथ, ठीक है ना। तो स्लोप मैटर करती है। तो स्लोप बेसिकली क्या है, एंगल है। यानी एक हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हो तो उसके साथ आपकी जो लाइन है या जो चीज़ है जो भी, वो कितना एंगल बना रही है, ये एंगल, इसको हम स्लोप कहते हैं। वही बात है, ये मैथ इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा फिजिक्स के अंदर। अब ये जो स्लोप है, ग्रेडियंट इसका नाम है, तो हमारा ये जो ग्राफ बनता है इसमें ये ग्रेडियंट क्या है, किस चीज़ को ये शो कराती है, वो उसने यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझाया है। अगेन डायग्राम समझ आ गई तो ये जो पीछे वर्डिंग लिखी हुई है ये वही होता है। मैं एक दफ़ा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखें अगेन ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है जी, टाइम।
अब टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आना है, ये पक्का याद रख लें। और ये जो वाई एक्सिस है अगेन इस पे डिस्टेंस है, फासला है, कितना फासला। अब वो कहता है कि लेट्स सपोज टाइम है t1, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है t1। तो t1 जब टाइम था 2 मिनट 4 मिनट, तो उस टाइम आपने कितना फासला तय किया हुआ s1। तो उधर से s1 और इधर से t1 को मिलाएंगे तो p पॉइंट पहुंचेगा आपका। ठीक हो गया, ये p पॉइंट ये वाला आ गया। अब कहता है जी टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, आप चलते जा रहे हैं, गाड़ी आपकी चल रही है, तो t2 आ जाता है टाइम। तो उस t2 टाइम पे डेफिनेटली आपने और फासला तय कर लिया होगा, तो t2 पे जो है s2 हो जाता है, ये ऊपर s2। तो s2 और t2 को मिलाएं तो ये आपका बन जाता है पॉइंट कौन सा, q वाला। ठीक है, तो इधर से p पॉइंट है, उधर से q पॉइंट है। अब कहता है यहाँ पे ना बिल्कुल सीधा ले जाएं, t को बिल्कुल सीधा, ज़ाहिर लेके तो हम गए ही हुए हैं, t1 को भी लेके गए हुए हैं। तो अगर हम p और q को ऐसे टेढ़ी लाइन से मिला दें तो ये देखें आपके सामने ना एक ट्राइंगल बन रही है, ये लाइन और इधर से ये लाइन बन रही है ना ट्राइंगल। और ये अगर मैथ अगर पढ़ा है हमने अच्छी तरह तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं इसको मिटाता हूँ, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और अभी हमने मैथ में शायद 6वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, आपकी नई बुक का, वो 6वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसने पढ़ लिया अच्छी बात है। तो उस 6 चैप्टर के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री मैं समझाऊंगा आपको कि वो क्या होती है। अब ज़ाहिर है यहाँ तो हल्का फुल्का ही बताऊंगा, वहाँ पे डिटेल में आएगी चीज़ें। तो 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, उर्दू में वितर कहते हैं इसको। ये वाली जो लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अमूद कहते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और ये जो एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल थीटा इसका लिया जाता है टैन। अब ज़ाहिर आपको नहीं फर्स्ट टाइम पर देख रहे होंगे, तो टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये फार्मूला है, ये याद करेंगे हम, मैथ में भी करेंगे, अभी कर लें याद। तो टैन थीटा किसके बराबर होता है, टैन लिखेंगे हम, नीचे लिखा होगा टैन, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, ये क्या चीज़ है, उसमें लिखा हुआ है ये जो बेस है ये है t2 माइनस t1। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 0 से t1 आपने जी 10 मिनट आपने ट्रैवल किया था। अब t2 जो है वो 70 मिनट है, क्योंकि t2 क्या होगा ओरिजिन से लेके यहाँ तक, तो वो 70 मिनट है। और ये कितना है 10 मिनट। तो 70 मिनट में और 10 मिनट में ये वाली जो चीज़ है वो कितना गैप होगा, वो 70 में से आप ये 10 निकाल दें, क्योंकि ये 10 ये है ना, ये निकलेंगे, तो ये कितना रह जाएगा, ये 60 रह जाएगा, 60। तो इसलिए अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, चीज़ लेनी है ये वाली, तो कैसे फाइंड होती है कि बड़ी वाली में से छोटी को माइनस करा दे, क्योंकि ये जो छोटी t1 है वो इधर से लेके इधर तक है, इतनी है। तो इतनी, अब अगेन वही बात कि टोटल यहाँ तक है और इतना पोर्शन आप माइनस करा देंगे ये वाला, तो जाहिर है वो ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो वो माइनस करने से आता है t2 माइनस t1। और यही काम उसने इस साइड पे किया है, s2 माइनस s1, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल s1 है, s2 है, और इधर तक यहाँ तक जो है वो s1 था। तो ये अगर हम निकाल दें तो पीछे ये जो चीज़ रह जाती है वो आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो वो तभी आता है ना, s2 में से s1 माइनस कराने से आएगा। तो चले ये गंदशां जो मैंने किया इसको मिटा देते हैं। तो ये आपको आइडिया मिल गया। तो अभी जो मैंने आपको टैन थीटा बताया है वो असल में क्यों बताया है, वो इसलिए बताया है कि इसकी जो स्लोप होती है ना वो टैन थीटा के बराबर होती है। जब स्लोप किसी लाइन की फाइंड करनी हो तो मैथ में ये फार्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू, वो फाइंड किया जाता है। तो इसलिए वो स्लोप चूंकि हम उसी का पढ़ रहे हैं तो इसने आने आगे। अब जरा इसकी जो रीडिंग है थोड़ी सी करें। द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी लाइन की स्लोप को मेजर करता है। ये आपने डेफिनेशन याद कर लें इसको। कंसिडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड, अगेन कहता है इसी को आप देखें। सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम t1 t2 को लें। ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट t1, कहता है वो t1 को ऊपर की तरफ लेके जाएं, t2 को भी ऊपर की तरफ लेके जाएं। दीज लाइंस मीट एट द ग्राफ एट पॉइंट p एंड q, देखे ना ये p पॉइंट ये q पॉइंट आ जाएगा। ये वही बातें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस टू मीट y एक्सिस, कहता है इधर से फिर इसको मिलाते इधर y एक्सिस की तरफ भी ले आए, ठीक है ना, ऐसे करके वो आपका बन जाएगा। अब कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो फासला तय किया है वो है s2 माइनस s1, जो अभी मैंने आपको बताया कि t1 और t2 के दरमियान में जो इतने टाइम में कितना फासला है s2 माइनस s1, और उसको हमने नाम रख दिया है कि वो कितना है s है,
ठीक है ना। अगर हमने टोटल 40 किया था और पहले 10 किया था तो 40 में से 10 निकालें तो ये 30 आ जाएगा, ये 30 की एग्जांपल। और इसी तरह जो टाइम है 70 में से 10 मैंने कहा था माइनस कर लें तो वो जो 60 आता है तो वो उसको भी हमने टी का नाम दे दिया, T2 - 1 T1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये उनके आगे के इतने इंटरवल में कितना डिस्टेंस कितना टाइम हुआ है। द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट, जो भी मैंने आपको समझाया कि उसकी जो स्लोप हमने लेनी है ऑफ द ग्राफ इज द मेजर ऑफ द टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये टेंजेंट पूरा नाम टेंजेंट है, हम मैथ के अंदर जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ टैन लिखते हैं, TAN। ठीक है, टैन बस इतना ही लिख देते हैं, टेंजेंट नहीं हर दफा लिखते। ठीक है, ये मैथ में ज़ाहिर डिटेल में आएगा, टैन थीटा ऐसे पढ़ते हैं। तो ये टैन थीटा के बराबर होता है किसकी, ट्राइंगल PQR के। ये जो ट्राइंगल हमारी बनी हुई है PRQ ये वाली, ठीक है। और स्लोप किसके बराबर है, ये देखें उसने लिखा हुआ स्लोप इज इक्वल टू RQ/PR। वही ये RQ, ये वाली लाइन RQ और ये हमारी PR लाइन परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो RQ है वो S2 - S1 है, PR जो है वो T2 - T1 है। ये है ना S2 - S1, ये T2 - T1, तो उनकी वैल्यूज हम लगा देंगे। और उनको हमने बताया है कि S2 - S1 S है, T2 - T1 T है। तो स्लोप किसके बराबर आ गई फिर, S/T। अब ये S क्या है, S फासला होता है जो आपने ट्रैवल किया, T क्या है जो टाइम है। और पीछे हमने पढ़ा था जब हमने वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो क्या है कि कितने टाइम में कितना फासला आप तय करते हैं, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो ये स्लोप बेसिकली स्पीड के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, सिर्फ वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है बस एक्स्ट्रा, बाकी वही चीज़ें हैं। और इसको हम एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं कि कितने टोटल कितने टाइम में कितना टोटल फासला तय किया। ठीक है, तो वो एवरेज वेलोसिटी हमारी। तो यहाँ से फिर ये रिलेशन बनता है कि S/T जो है चूंकि V एवरेज के बराबर है, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा S/T के बराबर है और वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट लाइन। देयरफॉर अब ये डेफिनेशन आपने यहाँ से याद करनी है कि ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये वाला, इसकी जो ग्रेडियंट है यानी कि जो स्लोप है इज इक्वल टू किसके बराबर है, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की एवरेज स्पीड के। तो यहाँ तक तो हमने समझने की कोशिश की कि हमारी जो एक तरफ डिस्टेंस हो और एक तरफ टाइम हो तो उसका जो ग्राफ है वो किन चीज़ों को शो कराता है। तो ये सारा तो वो आ गया। अब दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ, क्योंकि दो ही ग्राफ हैं, एक दफ़ा टाइम के साथ डिस्टेंस को लेना है जो हमने पीछे पढ़ लिया 2.7 2.8, और अब 2.9 क्या है कि उसी टाइम के साथ अब दूसरी तरफ वर्टिकल लाइन में y एक्सिस पे अब क्या लेना है, डिस्टेंस की जगह पे क्या लेना है, स्पीड। वहाँ v आ जाएगा, s की जगह अब क्या आ गया, v। अब ये किस चीज़ को शो करता है और ये बनाते कैसे हैं, बनाना तो ईजी हो जाएगा जैसे हमने समझ लिया है, लेकिन ये किस चीज़ को शो कराता है वो देख लें। देखिए यहाँ पे भी टेबल को देख लें, टाइम उसी तरह से 0 1 2 3 4 मिनट्स, यहाँ सेकंड ले लिए उसने सेकंड कर लें। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड है हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं ना, तो फिर सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे हम वो घंटे ले रहे होते तो फिर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर कर लेना था, तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं। तो सेकंड्स हैं कि भी एक सेकंड में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना एंड सो ऑन, क्योंकि गाड़ी चलती जा रही है। तो 0 सेकंड के ऊपर 0 है, गाड़ी रुकी हुई है। जब 1 सेकंड होता है तो 8 मीटर्स हम ट्रैवल कर लेते हैं, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना। और 2 पे 16, 3 पे 24, 4 पे 32। अब यहाँ अगेन गौर करें तो बिल्कुल एक जैसा ही उसमें फ़र्क पड़ रहा है, हर दफ़ा 8 मीटर्स हम बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब इसका ग्राफ करेंगे तो इसका अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, यही समझना है आपने यहाँ पे। अगेन एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 जैसे हमारे टाइम इधर होता है और इधर हमारी अब वेलोसिटी होगी, तो 0 से 8, 8 से 16, 24, तो ये एक जैसा ही गैप होना है। और उनका फिर पॉइंट जब इनको 1 और 8 को मिलाएंगे तो वो यहाँ पे मिलेगा, 2 और 16 को मिलाएंगे तो इधर, 3 और 24 को मिलाएंगे इधर, और अब एक फुट्टा रख के बड़ा इजीली आप इनको बना सकते हैं। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था ये उसी तरह का है। और दूसरा केस आप देखें, यहाँ ये दिखा रहा है कि टाइम तो गुजर रहा है लेकिन आपकी स्पीड कांस्टेंट है। 0 पे भी 20 की स्पीड पे जा रहे हैं, 1 पे भी 20 की स्पीड पे, 2 पे भी 20 एंड सो ऑन हर दफ़ा। तो डेफिनेटली जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा हॉरिजेंटल, क्योंकि 20 है ना यहाँ पे, ये वाला वो फिक्स है, क्योंकि 1 मिनट पे भी 20 ज़ाहिर है वो यहाँ पे बनेगा, 2 पे भी 20 वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि अगर वो बढ़े तो फिर ऊपर जाएगा ना इधर, और ऊपर जाएगा तो फिर स्लोप ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ये तो बढ़ ही नहीं रहा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। ये जो 20 है ये वाला, ये फिक्स हो गया हुआ है। तो जब फिक्स है तो उसकी जो लाइन है वो ऐसे करके स्ट्रेट बननी है सीधी।
तो ये ज़ाहिर है ये उसका आ गया ये काम। तो इस तरह से वो थोड़ा सा आपको उसने समझाया। और अगेन इसकी ग्रेडियंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफ के अंदर जो ग्रेडियंट वाला टॉपिक है उसको ज़रा तफसीलन आपने देख लेना है। और यहाँ पे भी उसने ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन उसी तरह से दी है कि जो जी ये लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारी जी वेलोसिटी है इस साइड पे, इधर टाइम है, उसी तरह t1 टाइम के ऊपर वेलोसिटी v1 है। तो ये हमें p पॉइंट मिल जाता है। एक तो मेरे हिल जाता है मेरे से, ठीक है, ये p पॉइंट मिल जाएगा। t2 पॉइंट पे हम वेलोसिटी v2 पे पहुंच गए हैं, मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी बढ़ी है। अब यहाँ इस डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी को बार बार ज़हन में लाना है, स्पीड वेलोसिटी को, कि जी t1 जब टाइम था तो हमारी वेलोसिटी थी v1, कम होगी 10 मीटर पर सेकंड कुछ भी, लेकिन जब t2 हुआ है तो उसको 20 या 30 या 40 मीटर पर सेकंड पे ले गए तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब अगेन उसी तरह कि इतना पोर्शन जो है, क्योंकि हमें तो स्लोप चाहिए ना, ये थीटा, ये इसकी स्लोप चाहिए पी क्यू की, तो वो tan थीटा किसके बराबर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और परपेंडिकुलर हमारा v1 माइनस, अब यहाँ पे ये v2 है, v2 माइनस v1 होता है ना, v2 माइनस v1, और यहाँ पे t2 माइनस t1, तो एग्जैक्टली वही फार्मूला। तो देखें यहाँ उसने यही सब कुछ लिखा हुआ है, और ये असल आपका पढ़ने वाला है कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी वही है v2 माइनस v1, वो आपने ऊपर रखना है, टाइम ज़ाहिर है t2 माइनस t1 नीचे आना है। वेलोसिटी में जो चेंज आई है उसको आप डेल्टा v, चेंज जो होती है ना उसके लिए डेल्टा का ये जो वर्ड होता है ना, ये क्या इसका नाम है, ट्राइंगल की जो शेप बनी हुई है इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज डेल्टा एक तो इस तरह का होता है, एक इस तरह का भी होता है, लेकिन ये बड़ी क्लासों में आएगा, ठीक है, अभी नहीं है। तो ये अभी इसको हम डेल्टा कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, नीचे भी डेल्टा लगा सकते हैं, लेकिन हाल ही उसने यही लिख दिया, कोई मसला नहीं है। और अगेन इसको अब गौर करें तो पीछे आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेशन होता है, v ओवर टी। देखें ना फार्मूले अब याद करने हैं, s ओवर टी होगा तो वो वेलोसिटी है, v ओवर टी होगा तो वो एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, या आप गाड़ी को तेज कर रहे हैं या गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो यहाँ यही तो हम बता रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन है। तो यहाँ जो रिजल्ट बनना है वो ये बनना है, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन, कि ये एक्सेलरेशन के बराबर होगा ऑफ द बॉडी। पिछला जो था ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था वो क्या शो कर रहा था, वो किसी की स्पीड को शो कर रहा था, s ओवर टी। अब ये ग्रेडियंट क्या शो करेगा, किसी चीज़ के एक्सेलरेशन को शो करेगा कि हम उसको कितना तेज़ कर रहे हैं, कितना स्लो कर रहे हैं। तो बस ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और इस चीज़ को आपने समझ लेना है, लिख के देख लेना है, और डायग्राम आपको आनी चाहिए। ये अगले की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें इसको। अब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आज का, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अब यही जो ऊपर वाला ग्राफ हमने पढ़ा है कि एक तरफ स्पीड है और दूसरी तरफ टाइम है, तो इसमें ये जो ग्राफ बनता है इसका एरिया जो होता है वो किस चीज़ को शो करता है। आप देखें ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, तो इसके नीचे जो ये वाली सारी जगह है, ये वाली सॉरी मेरा नीचे चली जाती है चीज़, कि ये एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन, इसके बीच में ये जो जगह है ये वाली सारी, ये एरिया डेफिनेटली। तो ये एरिया किसको शो करता है, मज़े की बात ये है कि ये एरिया है ये शो करता है कि आपने कितने टाइम में कितना फासला तय किया। यानी अगर ये डायग्राम बनी हो और हमें कहे जी फासला फाइंड करके दे, तो हम ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया कैलकुलेशन से हमें पता चल जाता है। तो ये देखें, तो यहाँ वो लिख रहा है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जितना फासला तय करती है, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड, उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकल सकता है। फॉर एग्जांपल फिगर 2.23 कौन सी है जी, ये नीचे वाली, इस वाली डायग्राम की वो बात कर रहा है कि 2.23 shows that the object is moving constant speed, जैसे ऊपर भी हमने कहा था। अब डेफिनेटली ये जो डायग्राम बनी हुई है, तो देखें वेलोसिटी जो है वो हर जगह फिक्स है, टाइम जितना मर्जी आप t1 कर लें, t2 कर लें, t3 कर लें, वो वेलोसिटी वहीं की वहीं है उसके सामने ऐसे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो फिगर 2.23 shows that the object is moving constant speed v, ठीक है, for a time interval t, the distance covered by the object is given by, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, v into t। अब देखें इस जगह का एरिया लेना हो तो क्या करते हैं, आपको देखें ये नजर आ रही है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ओ से लेके टी और फिर ऊपर और फिर यहाँ से वी तक, तो ये एक पूरी रेक्टेंगल बनी हुई है। और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को ज़रब देते हैं।
लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। तो ये देखें, अब ये लेंथ क्या है, यहाँ से लेके इधर तक ये टाइम है, और ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये वेलोसिटी है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेलोसिटी है, जो इधर है वही उस साइड पे है। तो वेलोसिटी को और टाइम को ज़रब दे दें तो v इंटू टी, और वैसे भी ये फार्मूला शुरू में हमने पढ़ा था, s इज इक्वल टू वी आई टी होता है, वी टी होता है, वेलोसिटी और टाइम को ज़रब दें। तो इधर से ये वेलोसिटी है, इधर से टाइम है, तो डेफिनेटली दोनों को ज़रब देंगे तो ऐसे ही आना है, डिस्टेंस ही आना है। तो ये वो हमें समझा रहा है। दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया करेंगे। द एरिया अंडर द ग्राफ एट इंटरवल टी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये वही बात समझा रहा है जो मैं आपको बता दी है कि भाई वो रेक्टेंगल का एरिया है, वो वी टी आता है, दस ये वही बात है, ठीक है, वो वही बात समझा रहा है। अब कहते हैं लेट्स सपोज डायग्राम इस तरह से आए, यानी आप जब आपका टाइम जीरो था तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो थी, गाड़ी रुकी हुई थी, और आप मुसलसल फिर अब क्या करते हैं, जो टाइम गुजरता है आप उसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं और यहाँ तक ले आते हैं, उसकी स्पीड v वेलोसिटी तक ले आते हैं। और कितने टाइम में लाए हैं, इतने टाइम में लाए हैं। अब डेफिनेटली ये ऐसे करके ग्राफ तो नहीं बनना, ग्राफ ऐसे बनना है, क्योंकि ये ग्राफ दिखा रहा होता है कि जो टाइम बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। और जब ये टाइम आया था तो हम इधर पहुंच गए, इतनी वेलोसिटी पे पहुंच गए। तो इसका जो ग्राफ बना है वो ऐसे करके, ये कर्व्ड सीधी स्ट्रेट लाइन बनी है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो लाइन बनी है। ये मैं इसको मिटा दूं एक्स्ट्रा चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब इसका भी तो एरिया अंडर द कर्व, यानी उसने अगर पूछा हो कि भाई कितना फासला तय किया है, तो अब ये जो एरिया आ रहा है, ये जो सारा ये वाला सारा एरिया, तो ये एक आपको देखें नजर आ रहा है कि ये तो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का जो फार्मूला था वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मैथ का फार्मूला है। तो 1/2 बेस क्या है, ये टाइम, और हाइट क्या है, वेलोसिटी। तो 1/2 v इंटू टी, ये देखें यहाँ उसने नीचे बनाया हुआ 1/2 v इंटू टी। तो इस तरह से हम इसका भी बना सकते हैं। तो ये भी उसने वही बताया हुआ है कि वो चीज़ आती है। और फिर ये जो तारीफ है ये आपने याद करनी है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम, यानी जिस टाइम तक आप गए हैं, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके बराबर होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बार बार हमने बात कर ली है कि वो डिस्टेंस के बराबर होती है। तो अगेन ये डेफिनेशन, ये टॉपिक, ये चीज़, इसको समझ के याद कर लें, इतने वाले को, ये जो येलो कलर में उसने किया होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना एक बड़ा मज़े का उसने ये मिनी एक्सरसाइज साइड पे दी हुई है। कहता है ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, एक तरफ ये टाइम है, एक तरफ ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाला, वेलोसिटी वाला नहीं। तो इसमें 3 साइकिलें चलाने वाले लोग हैं। ए वाला साइकिलिस्ट है, उसका ग्राफ देखें वो ये जा रहा है, बी वाले का पहले ग्राफ ऐसे गया और फिर उसके बाद ऐसे हो गया, और सी वाले का ग्राफ जो है वो इस तरह से करके जा रहा है। तो ये तीनों क्या शो कर रहे हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, ए कहता है व्हाट डज ईच लाइन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। मैं आपको जुबानी बता देता हूँ। साइकिलिस्ट ए, आपको क्या समझ आ रही है, क्या किया उसने, जो टाइम गुजर रहा है, ये देखें ना, यहाँ से करें ऐसे और ऐसे करें, टाइम ये था तो ये उसका फासला है। जब अब इस ग्राफ से यहाँ से आएंगे इधर और इधर आएंगे तो आपको नजर आया कि टाइम भी बढ़ गया, डिस्टेंस भी बढ़ गया, यानी जो टाइम गुजर रहा है उसका फासला बढ़ता जा रहा है, मतलब कि वो चलता जा रहा है, एक खास स्पीड के साथ चली जा रहा है। अब यहाँ पे देखें ये उसका डिस्टेंस अब यहाँ बनता है, तो डेफिनेटली टाइम भी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब साइकिलिस्ट ए क्या कर रहा है, रुका नहीं है, चलता जा रहा है, एक मुनासिब स्पीड के साथ चली जा रहा है, डेफिनेटली ये हमें बता रहा है। साइकिलिस्ट बी ने क्या किया है, साइकिलिस्ट बी ने पहले एकदम से बड़ा जोर लगाया, क्योंकि देखें ये थोड़े से टाइम में उसने कितना फासला तय कर लिया, और देखें टाइम थोड़ा सा हुआ है लेकिन फासला देखें एकदम से और कितना ज़्यादा उसने ट्रैवल कर लिया, ठीक है ना। ये ज़रा मैं साथ साथ साफ कर दूं तो, और इसी तरह जब जो यहाँ पहुँचता है तो देखें टाइम अभी भी बहुत थोड़ा हुआ है लेकिन फासला कितना ज़्यादा, मतलब कुछ टाइम तक उसने जान मारी है, एकदम तेज़ लेके गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ठुस हो गया। इसके बाद देखें अगला जो भी टाइम हुआ है वो उसका फासला वहीं का वहीं है, तो मतलब कि गाड़ी उसकी ख़राब हो गई है या रुक गया या थक गया, जो भी हुआ है वो बैठ गया आराम से। तो उसके बाद साइकिलिस्ट बी जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि वो उसका डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं हो रहा, वो रुक गया हुआ है, तो ये उसका हो गया। और साइकिलिस्ट सी को देखें तो उसकी स्लोप कम है, जब स्लोप कम है तो इसका मतलब कि टाइम तो गुजर रहा है लेकिन उसका जो फासला है देखें ना, मैक्सिमम डिस्टेंस उसने ये ट्रैवल किया, ठीक है, और ये टाइम देखें इतना ज़्यादा हो गया, तो फिर इसका मतलब ये स्लो स्पीड के साथ जा रहा है। तो बस यही बातें उसने यहाँ साइड पे पूछी हुई हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली हमारी वो जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ये वो हैं
और ये जो पिछला सिलेबस था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन वहाँ पे डेरिवेशन सी बकायदा इसकी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम था कि बकायदा ये बनती कैसे है। अभी हमें यहाँ पे ये नहीं करना कि उसको ये बनाने कैसे हैं, ये फार्मूले कैसे डेवलप होते हैं, ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट उसने ये इक्वेशनें दे दी हैं, लेकिन अब ये है कि इन इक्वेशनों को हमने अपने न्यूमेरिकल्स सवालों को हल करते हुए वहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब वो जाहिर है वो मैंने अलहदा से लेक्चर बनाना है एग्जाम्पल्स का और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, वो मैं सारा इकट्ठा ही बनाऊंगा एक ही पे उसमें अंदर। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जाहिर है मसाइल को हमने हल करना है फॉर मोशन ऑफ बॉडीज, जो मोशन ऑफ बॉडीज के रिलेटेड है। इफ वी आई, ये छोटा सा आई लगा हुआ है, इफ वी आई, आई का मतलब इनिशियल, शुरू वाली वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी एफ इज द फाइनल। अब ये छोटा सा नीचे एफ लिखना है, वी एफ ये फाइनल वेलोसिटी हो। अब फाइनल कैसे होगी, जब हमने कुछ टाइम के लिए उसको एक्सेलरेट किया होगा, उसको तेज किया होगा, या कुछ टाइम के लिए हमने उसको डिसेलरेट किया होगा, यानी उसको हमने जो है वो ब्रेक लगाई होगी, ठीक है, ये वो उस तरह से। तो वी.एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, टी इज द टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया, एंड एस, जाहिर है जब हमने उसको चला रहे हैं तो कुछ फासला भी तो तय करना है ना, तो एस इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड ए इज द एक्सेलरेशन। यानी ये 4-5 चीजें हैं, वी आई, वी एफ, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, कि जी उतने ये टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या हुआ, ठीक है ना। वैसे वहां पे हम पढ़ते थे लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, ठीक है, वो इस तरह। अब जरा यहाँ पे हमने वो डेरिवेशन नहीं करनी। अब देखें पहली जो इक्वेशन है वो है vf इज इक्वल टू vi, यहाँ पे i नहीं लिखा हुआ, vi प्लस at, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। 4 वेरिएबल्स हैं, जब मैथ की तरह अब इसको डील करना है तो 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई 3 दिए हो तो चौथा फाइंड कर लेंगे। S इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर, सिर्फ टी का स्क्वायर लेना है। ये सेकंड इक्वेशन है और इसमें डिस्टेंस आ गया। जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, टाइम का, एक्सेलरेशन का, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। और जो थर्ड फार्मूला है उसमें भी डिस्टेंस है, 2as, एक्सेलरेशन अब s के साथ आ गया, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे भी ये वी आई है इनिशियल वेलोसिटी। तो बहरहाल वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का सवाल है, उस तरह की जो इक्वेशन है वो हम लेके तो उसको हम सॉल्व कर लिया करेंगे। नीचे उसने कुछ अजम्पशंस दी हैं कि जो हमने जो ये फार्मूले डेवलप किए हैं वो किन अजम्पशंस के तहत है, क्योंकि किन चीज़ों को हमने कांस्टेंट फर्ज किया है और फिर हमने ये फार्मूले बनाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मोशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जो भी हमारी मोशन है वो स्ट्रेट लाइन वाली है। ट्रांसलेटरी मोशन जो हमने शुरू में पढ़ी थी, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, कोई डायरेक्शन या उसका ग्राफिकल वो काम नहीं करना कि भाई कितनी वैल्यू है, कितनी वेलोसिटी है, 5 है, 10 है, एक्सेलरेशन कितना है, 5 है, 10 है, वैल्यूज लेनी है उनकी, ठीक है। नंबर 3 कहता है एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, कि जब भी हमने ब्रेक लगानी है या किसी चीज को तेज करना है तो उसको एक जैसा यूनिफॉर्म, यानी कि एकदम गिंग 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 वो कर रहे होंगे, वो नहीं करना हमने, ठीक है, कम ज्यादा एकदम से झटके नहीं मारने। एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। नंबर 4 कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, कि जो शुरू की वेलोसिटी है उसको प्लस में लिया हुआ है, माइनस वाली वेलोसिटीज को नहीं लिया हुआ। अदर क्वांटिटीज व्हिच आर इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज को लिया हुआ है, माइनसेस वगैरह का उसमें चक्कर नहीं है। तो ये 4 अजम्पशन, ये अजम्पशन अगेन अलहदा से ज़ाहिर सवाल पूछ सकता है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करते हुए कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। तो ये आपका शॉर्ट भी इवन के लॉन्ग भी बन सकता है, चारों अजम्पशन अगर हमने देनी हो तो ये हो गया। उसके बाद हमारा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, इन्हीं के साथ डील करता है। देखें अभी तक हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ा है वो क्या था कि जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर जो है हम किसी चीज को चला रहे हैं, ठीक है। तो सड़क के ऊपर कार है, मोटरसाइकिल है, उसको चलाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इतना टाइम लगा, एक्सेलरेशन दिया उसको, एंड सो ऑन, वो सब कुछ। तो वो जमीन के ऊपर है। लेकिन अब ये है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से हम फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, या नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं जिसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें फिर क्या होता है, देखें कोई भी चीज़ जब हम फेंकते हैं ना नीचे तो वो ज़मीन की तरफ आती है, लेकिन स्पीड उसकी तेज़ होती जाती है जो वो ज़मीन की तरफ आती है।
तो ये बेसिकली क्या होता है कि वो एक्सेलरेट हो रही है। जैसे गाड़ी को हम तेज़ करते हैं तो तेज़ करी जाए तो स्पीड तो बहुत तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी। यही काम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर होता है कि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है एक खास एक्सेलरेशन के साथ, और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं जी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। जो ज़मीन के ऊपर हम गाड़ी चला रहे हैं उसका एक्सेलरेशन ए है, लेकिन जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की बात करेंगे, ऊपर से नीचे फेंकना या नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंकना, तो वहाँ पे जी आ जाएगा ए की जगह पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ए की जगह पे जी आ जाना है। ठीक है, ये सारा उसने यहाँ लिखा हुआ है, जरा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। When a body is falling freely under the action of gravity of the earth, the acceleration acting on it is the gravitational acceleration। उस पर जो acceleration अमल कर रहा होता है वो gravitational है, मैंने आपको बताया, denoted by g। the direction of, अब इसकी जो direction है acceleration की वो always downward है, क्योंकि जिधर को ज़मीन ने उसको खींचना है उधर कोई डायरेक्शन होनी है ना उसकी। और कहते हैं इसकी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कहता है कि अभी कन्वीनियंस के लिए, अभी जो हमने सारे जो भी सवाल करने हैं वहाँ पे हमने इसको एज ए 10 यूज़ करना है, 9.8 नहीं यूज़ करना। वैसे ज़्यादा एक्यूरेट 9.8 है, वो फर्स्ट ईयर और उससे बड़ी क्लासों में हम यूज़ कर लेते हैं। कहता है सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं ना, तो एक जैसे वाई एक्सिस बना हुआ था तो वो भी वर्टिकल है। वर्टिकल उसी चीज़ को कहते हैं जैसे वो 90 का एंगल ज़मीन के साथ बना रही होती है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ चीज़ें आती हैं। In a straight line with uniform acceleration g, so the three equations of motion can be applied to the motion of such bodies। तो कहते हैं चूंकि बिल्कुल सीधी लाइन में ही आ रहा है और वहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइन ही समझी थी तीनों इक्वेशनों के अंदर, तो कहते हैं वो जो तीनों इक्वेशनें हैं, ये अहम बात है, तीनों इक्वेशनों को हम इधर के इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन वहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने ये जी को भी यूज़ कर लेना है। तो जो तीनों इक्वेशनें हैं उनकी फिर शक्ल ये बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ए टी था जी टी, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ जी लगा दे रहा है, ये आपके सामने तीनों इक्वेशनें बन जाती हैं। तो इसका बस इतना ही है, ये चीज़ हो जाएगी। बाकी ये नीचे उसने कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, ये अगेन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाला मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये वो पॉइंटर्स हैं जब हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो तब के लिए है, तो वो मैंने साथ साथ वैसे ही आपको बता देना है, इसको आप छोड़ दें। नीचे एग्जाम्पल्स हैं, अब ज़ाहिर है अभी ज़ुबानी कहाँ मैं इसको हल कराऊँगा, ये अलहदा से हम इसका वो बनाएंगे लेक्चर, तो ये सारी हो जाएंगी। और एंड पे ये छोटा सा एक टॉपिक है, वैसे तो यहाँ छोटा है लेकिन जो असल फिज़िक्स है ना वो यही है, रिलेटिविटी। ये बहुत ही मशहूर है, अगर आपको नेट से शौक़ है तो गूगल करें या वो किसी चैट जीटीपी को लिख के दिखाएं, बहुत सारी इसकी वीडियोस चीज़ें आ जाती हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन था उसने बनाई थी और ये अभी तक बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कहता है 1905 में फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड हिज रेवोल्यूशनरी, क्योंकि इसने हर फील्ड में रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा कर दिया था, सोचने का अंदाज ही लोगों का चेंज हो गया था। रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी विच मॉडिफाइड, जिसने चेंज कर दिया मैनी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की जो डेवलपमेंट है उसमें एक प्रॉपर एक रोल आ गया था, एक मोड आ गया जहाँ पे सोचने का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो गया लोगों का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। पहली बात यह है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये पूरी दुनिया का, कायनात का एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल है ये। आप हला में चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, कहीं पे भी हों, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही रहती है, ये किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कहते हैं कि ये एक सेकंड के अंदर ज़मीन के गिर्द 3 चक्कर लगा लेती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर बनते हैं एक सेकंड के अंदर, ये बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द मोशन, हर तरह की मोशन के लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, सेम रहती है। एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन, कोई भी चीज़ जिसका मास है वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि इसके लिए बड़ा बेसिक सा रूल है, जो कोई चीज़ स्पीड बढ़ कर पकड़ती है उसका मैस होने की वजह से उसका जो वज़न है वो बढ़ता चला जाता है, ज़्यादा होता जाता है, और वो जो वज़न जो ही ज़्यादा होता जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी उसकी, फिर बढ़ नहीं पाएगी। तो वो एक हर्डल है, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रखी हुई है अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ के लिए। सो दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, ये स्पीड की लिमिट है भाई, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती।
सो दैट्स इट, यहाँ तक ये हमारा पढ़ने वाला था। नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह की पॉइंट को एक दफ़ा पढ़ लेंगे, अगर मैं देखूंगा अगर पढ़ने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर लेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।